हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक मैट्रिक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एंड द टॉपिक विच विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास इज गोना बी द मैट्रिक्स इक्वालिटी. There we shall be talking about how the two matrix can be said to be the equal matrix. Once this part is over, we'll move it to the next part and there we'll be talking about the matrix addition. तो यहाँ मैं देखूंगा कि दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन कब कब पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो हाउ डू वी गेट इट्स रिजल्ट आउट ऑफ इट. और दिस पार्ट इज ओवर, देन नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन द टू मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है और अगर पॉसिबल है तो इसका रिजल्ट अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं. और यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी होगा कि ये कौन कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस को फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं. तो मैं यहां इस चीज पे भी फोकस करूंगा ओवर द मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज अगर वो चीज क्लियर नहीं होगी तो इन फ्यूचर यू मे गेट ट्रैप्ड. इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये तीन जो बेसिक ऑपरेशन है यूजुअली मैंने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट थिंग. दूसरा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक करेंगे तो आप ये नंबर केवल मैथ्स में नहीं, हो सकता है अपने बेसिक सब्जेक्ट्स में भी लूज कर जाए. लाइक कंट्रोल सिस्टम, डेफिनेटली आप मल्टीप्लिकेशन बार बार आपको देखने को मिलेगा, एडिशन आपको बार बार देखने को मिलेगा, इवन नेटवर्क उसमें आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बार बार देखने को मिलेगा. तो मेरा जो बेसिक फंडामेंटल है इस टॉपिक को लेने का वो केवल ऐसा नहीं है कि मैथ्स पढ़ना है. मैथ्स की ये जो टूल्स हैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आने जा रहे हैं. सो बी कॉशियस अबाउट इट. इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए बिना लेट किए हुए सबसे पहले मैं बात करता हूं मैट्रिक्स किसके, इक्वालिटी के बारे में. तो यार बाय द वे मैंने क्या लिया है, दो मैट्रिक्स लिया है. बाय द वे मैंने क्या लिया है, दो मैट्रिक्स लिया है, ए और बी. ए और बी ये दोनों के दोनों इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए इनकी पहली बेसिक नीड ये है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए. तो दैट मींस इफ द नंबर ऑफ रोज इन्वॉल्व्ड इन मैट्रिक्स A is m, so by default the number of rows involved in matrix B has to be m, and at the same time the number of columns involved in a matrix A is n, so by default the number of columns involved in matrix B has to be n. And when it is said to be equal, कि इनके जो इंडिविजुअल एंट्रीज हैं, क्या है, इंडिविजुअल एंट्रीज हैं, इंडिविजुअल लोकेशंस पे वो मैच करते दिखने चाहिए. चलिए बाय द वे मैंने इसका छोटा सा एग्जांपल लिया. मैट्रिक्स ए, इनके लोकेशंस को अगर मैंने मार्क किया है A11, A12, आपने पहले भी देखा हुआ था. तो यहां अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं मेरे भाई, n है. तो फर्स्ट रो का लास्ट कॉलम एलिमेंट जो होगा वो A1n होगा. सिमिलरली वी कैन हैव A21, A22, similarly it's gonna be A2n, and at last the last row जो होगा वो होगा AM1, last row first column, AM2, and this is gonna be the last row last column, AMN. Let's take, they are the individual entities of the matrix A. And similarly now we shall talk about the individual entities of the matrix B, and which is being referred as a B11, thereafter B12, and the last element in first row is gonna be B1n. Similarly it could be like B21, B22, B2n. Similarly it's gonna be BM1, BM2, and it's gonna be BMN. और मैंने पहले भी बोला था कि दोनों के ऑर्डर को तो सेम होना ही पड़ेगा. दैट इज व्हाई द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी हैज बीन टेकन एज सेम. और अगर इसको इक्वल भी होना है तो ध्यान देना, इनके इंडिविजुअल फिक्स्ड लोकेशन पे वैल्यूज रिपीट करती दिखनी चाहिए. इसका मतलब A11 मस्ट बी प्रिसाइजली इक्वल्स टू ऑफ B11, A12 मस्ट बी प्रिसाइजली इक्वल्स टू ऑफ B12, AMN मस्ट बी प्रिसाइजली इक्वल्स टू ऑफ BMN. और आई कैन से इन अनदर वर्ड, बाय द वे अगर मैंने रिफर किया है मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन को इसके इंडिविजुअल एंट्रीज के फॉर्म में जो मैंने पहले देखा है किया जा सकता है. ए आई जे विच हैज एन ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन, इफ इट इज सेम एज मैट्रिक्स बी विच इज बीन रिफर्ड एज इट्स एंट्रीज बी आई जे, अगेन इट्स एम क्रॉस एन. It's said to be equal matrix only and only if aij is equals to very same as bij. तो क्या है पहली बेसिक नीड ये है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी मस्ट बी वेरी सेम, और उनके इंडिविजुअल एंटिटीज जो है रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. और आई कैन से द अनदर वर्ड, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए is same as matrix B.
आ रहा है समझ में? तो इसका सीधा सा मतलब आप यहां से इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे, अगर ये दो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती है तो दो मैट्रिक्स को आप इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो इसका मतलब A11 must be precisely equals to of B11, A21 must be precisely equals to of B21। सिमिलरली रैंडमली अगर और कुछ भी डेटा लेना चाहें तो लाइक AMN must be very same as BMN। तो इसका मतलब A11 प्रिसाइजली B11 के बराबर होना चाहिए, A12 प्रिसाइजली B12 के बराबर होना चाहिए। तो जितने भी एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे भैया, यहां पर m क्रॉस n एलिमेंट होंगे, यहां भी m क्रॉस n एलिमेंट होंगे, वो हर एक रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे उनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, रिपीटेड होनी चाहिए। और अगर आपने ये रिक्वायरमेंट को कंफर्म कर लिया, ऑर्डर दोनों का सेम है और दूसरा उनके इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव लोकेशंस की वैल्यू सेम है, सो डेफिनेटली वो क्या कहलाएंगे, आज के बाद से इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। देखो अब मैं इसका कुछ एग्जांपल लेता हूं तो आई थिंक आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल, देखिए एग्जांपल अगर बाय द वे कुछ ऐसा है 1 2 3 4 1 2 3 4 इज इट इक्वल्स टू ऑफ 3 4 1 2 इज इट इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनट, 1 3 हैज कम अप, ओके, 4 1 2। चलिए एक चीज ध्यान देंगे, वेदर दे आर सेम। यार एक चीज ध्यान देना, बच्चा कई बार इसको कंफ्यूज करने लगता है, ध्यान देना। पहली बात तो इसके एलिमेंट जो है वो हूबहू है, मतलब कि अगर इसमें 4 एलिमेंट आप देखेंगे 1 2 3 4 है, और दूसरा मैट्रिक्स अगर मैंने इसको मैट्रिक्स बी ले लिया तो यहां भी 4 एलिमेंट जो है 1 2 3 4 हैं। लेकिन पंगा अभी ये है मेरे भाई कि ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली या प्रिसाइजली किसके बराबर होना चाहिए। अगर ये 1 है तो ये एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, ये 2 है तो ये एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, ये 3 है तो इसको एग्जैक्टली 3 होना चाहिए, और ये 4 है तो इसको एग्जैक्टली 4 होना चाहिए। सो अगर इसमें से अगर कोई सा भी लोकेशन की वैल्यू अगर मिसमैच करते दिखती है तो डेफिनेटली यू कांट इवन से कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो केवल डेटा की एंट्रीज को सेम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने जा रहा, हर एक लोकेशंस की वैल्यू रिस्पेक्टिवली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कई बच्चा ये सोचता है सर कोई दिक्कत नहीं है 1 2 3 4, वो इसको कनेक्ट करने लगता है डिटर्मिनेंट से। बोला सर कुछ नहीं हुआ है, कायदे से मैंने रो 2 और रो 1 के बीच में स्वैपिंग की है तो माइनस साइन बाहर आएगा। भाई कुछ मत कर लेना गलती से, डिटर्मिनेंट इज एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट। डिटर्मिनेंट में केवल एक रिजल्ट होता है और उसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट। लेकिन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ डेटास देखोगे ना तो इंडिविजुअल जो नंबर्स हैं वो अलग अलग डेटास कंटेन किए हुए हैं। तो यहां आप ये बोलोगे कि R2 और R1 को स्वैप करने के बाद ये वैल्यूज मैच कर रही हैं, नो नॉट एट ऑल, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। वो केवल कब आप बात करेंगे R2 tends to R2 minus of R1, R2 tends to of R2 minus twice of R1, वो केवल कंसेप्ट है किसका, डिटर्मिनेंट का। यू शुड नॉट यूज दोस कंसेप्ट्स एट ऑल। तो ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अग्री कर रहे हैं? देखिए अगर दूसरा मैं एक कंसेप्ट लेता हूं 1 2, वेदर दे आर सेम एज 1 and 2। मोर ओवर यार अगर बाय द वे ये दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर सेम नहीं है सो नॉट इवन यू कैन ट्राई टू हैव द इक्वालिटी बिटवीन द टू मैट्रिक्स। तो यार ध्यान देना, ऑल्दो बोथ ऑफ देम आर हैविंग द टू different elements or numbers 1 and 2 in a form of column matrix and 1 and 2 in a form of row matrix, as their order is not at all matching, so you cannot have the equality between the two matrix। तो यहां नंबर सेम होते हुए भी क्या इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, और यहां नंबर सेम होते हुए भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज देयर ऑर्डर इटसेल्फ इज नॉट मैचिंग। तो ऑल्दो ऑर्डर इज मैचिंग बट देयर इन देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस द वैल्यूज आर नॉट सेम, और यहां ऑर्डर ही मैच नहीं कर रहा है, सो यू कैन नॉट हैव द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द टू मैट्रिक्स एट ऑल। अग्री व्हाट आई एम सेइंग? चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं मैं। बाय द वे मैंने एक क्लास ली, कितने बच्चों की क्लास है वो, 4 बच्चों की क्लास है, 4 बच्चों की क्लास है, और उनका बाय द वे मैंने क्या किया, 4 बच्चों की क्लास को 2 रो और 2 कॉलम में बैठा दिया, और हर एक बच्चों का मैं वेट मेजर करना चालू किया। बाय द वे इस लोकेशन में बच्चे का वेट था 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 30 किलोग्राम और 20 किलोग्राम। ये मान लो एक पहले क्लास का क्या है, मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स जो बना है वो बच्चों के रिस्पेक्टिव वेट से बना है। बाय द वे अगर मैं दूसरी क्लास में गया और वहां भी मैंने देखा कि बच्चे जो है वो फिर से 2 रो और 2 कॉलम के फॉर्म में अरेंज है, मैंने उन बच्चों का भी वेट मेजर करना चालू किया, तो पता चला कि पहले पंक्ति के पहले कॉलम में जो बच्चा बैठा हुआ है उसका वेट मिला 50 और मिला दूसरे का 60 30 एंड 20।
मोर ओवर अब ये देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स बना है ये बच्चों के वेट से बना हुआ है। प्रैक्टिकली मैट्रिक्स जो बनता है वो कहीं ना कहीं किसी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सिमुलेट करके बनता है, बट नाउ दे आर परफेक्टली सिमिलर मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। व्हाई सो? क्योंकि इनके इंडिविजुअल लोकेशंस में वैल्यूज सेम है और आई कैन से aij इज प्रिसाइसली इक्वल्स टू bij एंड मोर ओवर देयर ऑर्डर इज ऑल्सो सेम। तो अब ये बोल सकते हो ये क्या है, एक क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। लेकिन कल के दिन अगर मैं एक छोटी सी कहानी इसको चेंज करता हूं, मैं दूसरी क्लास में गया और दूसरी क्लास में जब इवैल्यूएट करने लगा तो बच्चा अगर अपने लोकेशंस को चेंज कर चुका था, या फिर मैं ये बोलूं कि 50 किलोग्राम की जगह में 60 किलोग्राम का बच्चा बैठा था और 60 की जगह में 50 किलोग्राम का बच्चा बैठा हुआ था। तो अगर मैं दूसरी क्लास में गया और वहां वेट का सिनेरियो कुछ ऐसा मिला 30 एंड 20, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करूंगा, सो कीप इन माइंड दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। तो मेरे को लगता है कि इक्वल मैट्रिक्स का एक बेसिक फंडामेंटल समझ में आया होगा। द ऑर्डर बिटवीन द टू मैट्रिक्स मस्ट बी वेरी सेम एंड उनके रिस्पेक्टिव लोकेशंस में वैल्यू बहुत सेम होनी चाहिए। तो बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि सर कुछ नहीं होगा, मैं रो को क्या कर लूंगा, कॉलम से स्वैप कर लूंगा, कॉलम को रो स्वैप। भाई वो सब केवल कहां पॉसिबल है, डिटरमिनेंट में पॉसिबल है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। चलिए मैं एक प्रॉब्लम देता हूं आपको। 213 412 101 101 इसको मैंने माना है मैट्रिक्स ए और एक दूसरा मैट्रिक्स लिया है मैंने, जस्ट अ मिनट। फोर वन टू 213 101। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि दोनों के दोनों सिमिलर या सेम मैट्रिक्स हैं कि नहीं। देखो अब यहां कंफ्यूजन होता क्या है, ये मैट्रिक्स मैंने ये मैट्रिक्स रिट्रीव कैसे किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, R3 रो 3 और रो 2 के बीच में स्वैपिंग की है। अगर रो 3 और रो 2 के बीच में स्वैपिंग हुई तो ये 101 यहां चला जाएगा और 412 यहां आ जाएगा। और जब ये स्वैपिंग कंप्लीट हुई तो मैंने एक स्वैपिंग और किया है, R2 और R1 को स्वैप किया है। तब पहले ये वैल्यूज थी 101, अब ये हो चुकी है 213, देख सकते हैं यहां पर, और 101 ऊपर पहुंच चुका है कहां, यहां। तो यहां ध्यान देना, अब बच्चे को कंफ्यूजन क्या होगा। अगर बाय द वे किसी भी रोज या किसी भी कॉलम्स के बीच में अगर स्वैपिंग होगी तो कायदे से मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी कि नहीं। अगर R3 और R2 के बीच में स्वैपिंग करेंगे तो यार माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट का होता है, समझने की कोशिश करो। अगर ये डिटरमिनेंट होता और अगर आप R3 और R2 को स्वैप कर देते तो इसका नेट रिजल्ट में एक माइनस साइन का क्या आता, चेंज आता। और उसको एड्रेस करने के लिए मैं क्या करता हूं, केवल माइनस साइन बाहर ले लेता हूं। और अगर आप R2 और R1 को फिर से स्वैप करेंगे तो माइनस साइन एक फिर बाहर आएगा और उसको एड्रेस करने के लिए माइनस साइन ले लेता हूं। लेकिन वो माइनस को मैनेज करने का जो तरीका है वो केवल किसके लिए वैलिड है, किसके लिए, डिटरमिनेंट के लिए वैलिड है। तो यहां ट्रांसफॉर्मेशन का एज सच कोई भी आपको क्या नहीं मिलेगा, कोई भी कंसेप्ट नहीं मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूं भाई, यहां डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी सेम है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, पहली बार एक माइनस साइन आया, दूसरा रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, दूसरी बार एक माइनस आया, माइनस एंड माइनस बिकेम प्लस। दैट मींस द मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इज नॉट सेम, देयर डिटरमिनेंट्स आर सेम, बट matrix A and matrix B is not at all same, अब यहां कहानी मत लगा लेना मेरे भाई कि सर यहां कुछ नहीं किए थे, R3 R2 में एक माइनस साइन आता है बाहर, R2 और R1 में एक माइनस साइन आता है बाहर। भाई वो कब आता है, जब आप डील कर रहे हैं डिटरमिनेंट से। मैट्रिक्स का मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है, यू कैन नॉट डेयर टू टच देयर इंडिविजुअल वैल्यूज, नाइदर यू कैन शिफ्ट इट, नाइदर यू कैन रिप्लेस इट। तो अगर ये बोलोगे तो भाई यहां कितने डिटेल्स हैं, 50 60 30 20, 50 60 30 20 थे तो यहां भी सेम, तो इनको सिमिलर हो जाना चाहिए था। नहीं भैया, केवल इनका ऑर्डर नहीं, इनका अरेंजमेंट तो सेम होना ही होना चाहिए, ऊपर से उनके इंडिविजुअल लोकेशंस की वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, सेम, जो नहीं थे लीव असाइड। ध्यान देना, यहां बच्चा कंफ्यूज करता है। तो एक फेयर सा आइडिया आया होगा कि मैट्रिक्स को आप इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनके रिस्पेक्टिव लोकेशंस में वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये सब कुछ यूज नहीं करना, दे आर द पार्ट ऑफ द डिटरमिनेंट। अग्रीड? वंस दिस पार्ट इज ओवर, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैट्रिक्स addition.
मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। तो ध्यान देना, लेट्स अज्यूम वी हैव गॉट अ मैट्रिक्स ए एंड if we wanted to add with the matrix B and its final result is matrix C, when this particular mathematical expression is true. First, if I assume matrix A is m cross n in order, so अगर दूसरे मैट्रिक्स को अगर मैट्रिक्स ए से अगर ऐड होना है तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि इसका भी जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n ही होना चाहिए, और साथ में जब इनका एडिशन होगा तो जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ना, दैट इटसेल्फ विल रिपीट इट्स ऑर्डर। तो इसका मतलब अगर एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स b m क्रॉस n के मैट्रिक्स से ऐड हो रहा है तो इसका रिजल्ट भी जो होगा वो क्या होगा, m क्रॉस n मैट्रिक्स होगा। और अगर इसके इस रिस्पेक्टिव एंट्रीज के फॉर्म में अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो बाय द वे मैट्रिक्स a को रिफर किया है इसके रिस्पेक्टिव एंट्रीज aij m क्रॉस n के फॉर्म में, एंड सिमिलरली मैट्रिक्स b के रिस्पेक्टिव एंट्रीज को मैंने रिफर किया है bij m क्रॉस n के फॉर्म में। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होने जा रहा है aij प्लस ऑफ bij m क्रॉस n। तो इसका मतलब आप उसके रिस्पेक्टिव लोकेशंस में जाके मैट्रिक्स ए की एंट्री और मैट्रिक्स बी की एंट्री को क्या करेंगे, सम अप करेंगे और उससे मिला के एक नया रिजल्ट सी फॉर्म करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट दी aij प्लस bij m क्रॉस n। तो थोड़ी बात आज से ध्यान रखना, मैट्रिक्स का एडिशन दो अलग अलग मैट्रिक्स के बीच में पॉसिबल तभी है व्हेन दे आर हैविंग सेम ऑर्डर, और अगर सेम ऑर्डर है तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट देयर मैट्रिक्स एडिशन विल बी पॉसिबल। तो लिख सकते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल बिटवीन, मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल बिटवीन टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी टेक लाइक 1 2 3 4 which is getting added with another matrix. Let's call it that matrix is, let's take that matrix is 2 3 1 0. So if we wanted to have the addition between them, तो पहले तो ये देखेंगे इनका एडिशन पॉसिबल है या नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसमें भी क्या है, अगर रो और कॉलम्स की अगर आप क्या देखते हैं, कंपोनेंट्स देखते हैं, द 2 and 2 number of rows and columns are involved in both of the matrix, so definitely their additions will be possible. And how do we perform their additions? जो आपका A11 है वो B11 से ऐड करेगा और C11 बनाएगा, which is nothing but 1 + 2 3। A12 जो है वो B12 से ऐड करेगा और इन दोनों का एडिशन जो होगा वो बनाएगा C12। सिमिलरली 3 + 1 that's a 4 and 4 + 0 that's again 4, that's again 4। Agree what I am saying? Similarly you can have the longer structure। चलिए एक प्रॉब्लम और लेता हूं। 1 2 has to get added with 0 0। तो इसका एडिशन क्या होगा, पहली बात इसका एडिशन पॉसिबल ही नहीं होगा। इट्स अ नल मैट्रिक्स हैविंग अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एज 1 1 एंड हियर इट्स अ रो मैट्रिक्स एंड 1 क्रॉस 2। तो ये नल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब नहीं सर 0 जोड़ रहे हैं तो इसका एडिशन जो होगा रिपीट, भाई मेरे इनका एडिशन तभी ही पॉसिबल होगा जब कायदे से पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर्स मैच हो। सो कीप इन माइंड नॉट पॉसिबल और नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अग्री कर रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे। नल मैट्रिक्स में बच्चा ये समझता है नल को अगर ऐड कर रहे हैं भाई ये सिंपल अलजेब्रा नहीं है, ये क्या है, लीनियर अलजेब्रा है। तो यहां 1 को 0 से ऐड और 2 को 0 से ऐड होना था, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। या ध्यान देना, मैट्रिक्स एडिशन के साथ बेसिकली आप मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन भी क्या कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो। तो यहां अगर a + b हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ c के लिए अगर a और b का ऑर्डर सेम है तो यही ही ट्रू है किसके लिए, इनके किसके सब्सट्रैक्शन के लिए। बट ओनली बेसिक डिफरेंस विल बी सीइंग कि आपका जो इंडिविजुअल एंट्री होगा रिस्पेक्टिव लोकेशन में उनके एडिशन की जगह में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो बाय द वे अगर आप इसके एडिशन की जगह में सब्सट्रैक्शन खोजते तो इसका रिजल्ट आता 1 जाएगा 2 से -1, 2 जाएगा 3 से -1, 3 जाएगा 1 से दैट्स अ 2 और 4 जाएगा 0 से दैट्स अगेन 4। सो एज सच
आपको अगर मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म करना आता है तो उसका सब्सट्रैक्शन भी परफॉर्म करना आना चाहिए। नाउ इफ वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, टेटिव लॉ को फॉलो करता है। What is the basic theme of it? Like if you write matrix A plus matrix B, so either you reverse its order, still you will be getting the same result. Why? Either you include 1 then 2, either you include 2 then 1, still you will be getting 3. Similarly here also 5. Put together it follows the commutative law. Agreed? Similarly, if you have more than 2 number of matrix, let's take if you have a more than 2 number of matrix A plus B plus C. So first what I did, first I added matrix A and B and whatever the result came out मैंने उसको C से ऐड किया। और if I perform the reverse operation, like पहले मैंने B और C मैट्रिक्स को ऐड किया और उसके बाद उसको A से ऐड किया, as such you will not get any difference। तो यहां ध्यान देंगे, it follows commutative law, it follows the associative law. Is that part clear? Similarly, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात करूं, बट टेकिंग द रेफरेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लाइक हियर इट्स a plus b, let's get it's multiplied with c, so yes we can distribute it in a form of ca plus of cb। सो कायदे से आपका मैट्रिक्स जो एडिशन है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है। सो दिस मेनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इज बीइंग फॉलोड बाय ऑब्वियसली मैट्रिक्स एडिशन। नेक्स्ट, अगर मैं रैंडम ये पूछूं कि 2 मैट्रिक्स के एडिशन में आपको कितने एडिटिव ऑपरेशंस क्या करने पड़ेंगे, परफॉर्म करेंगे, नंबर ऑफ एडिशंस कि कायदे से आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं A m क्रॉस n के, तो आपको इसका रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए कितने मैथमेटिकल एडिटिव ऑपरेशंस का यूज करना होगा। तो यार C बनाने के लिए आप ध्यान देना, C बनाने के लिए चलो यहां एक एग्जांपल ले लेता हूं भाई। ये 3 बना कहां से, 1 और 2 का आपने एडिशन किया, कितनी बार किया, एक बार किया। इसका मतलब इस एक एलिमेंट को लाने के लिए कितना एडिटिव ऑपरेशन से कितना मैथमेटिकल एडिटिव ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ा, 1 और 2 के बीच का एडिशन, केवल एक बार आपने क्या किया है, प्लस लिया है। सिमिलरली 2 और 3 के लिए कितना लिया है, एक बार प्लस लिया है। तो टोटल कितने प्लस की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए 1 प्लस, इसके लिए 1 प्लस, इसके लिए 1 प्लस, इसके लिए 1 प्लस, टोटल कितने एडिशंस की जरूरत पड़ी, 4। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर होता m क्रॉस n का तो टोटल कितनी बार आपको मैथमेटिकल एडिशन करना पड़ता, तो डेफिनेटली कितनी बार मैथमेटिकल इसका एडिशन करना पड़ता, m क्रॉस n टाइम्स द मैथमेटिकल एडिशन हैज टू बी परफॉर्म। तो कल के दिन को ये पूछ ले भैया A और B का अगर आपने क्या किया है, मैट्रिक्स एडिशन किया है, तो कितनी बार आपको ऐड करना पड़ा है या मैथमेटिकल ऑपरेटर एडिशन का यूज करना पड़ा है, तो मुझे पता चल रहा है m क्रॉस n टाइम्स इट हैज टू बी डन। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए अब इसी सीक्वेंस में अपन अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो यार ये थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा आप लोगों को। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब ही पॉसिबल है, लेट्स टेक A इज अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n and it's getting multiplied with another matrix B which is an order of m dash cross n dash। इनका मल्टीप्लिकेशन तभी ही पॉसिबल होगा, केवल एक रिक्वायरमेंट चाहिए, और ये है कि पहले मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो है दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज से मैच करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट दे सफिशिएंट कंडीशन A डॉट B को परफॉर्म करने के लिए। तो एक चीज ध्यान देना आज के बाद से कि अगर 2 मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमेशा ध्यान देना फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को मैच करना होगा सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से, और इसका जो रिजल्ट आएगा, लेट्स टेक अ न्यू रिजल्ट एज अ C, और उसमें अब जो नंबर ऑफ रोज होगा वो इंडक्ट करेगा फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को, और मैट्रिक्स C का नंबर ऑफ कॉलम इंडक्ट करेगा सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो
तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होने जा रहा है m क्रॉस n डैश। तो आज के बाद से क्लियर कट आइडिया लिख लेना कि टू मैट्रिक्स multiplication is possible only when the number of column in first matrix is same as number of rows in second matrix। और उसका जो रिजल्ट होगा वो इंडक्ट करेगा पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। अगर बाय द वे एक मैट्रिक्स A है 2 क्रॉस 2 का है और एक मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 4 का है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल है। और जो रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स C वो इंडक्ट करेगा पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम विच विल बी 2 क्रॉस 4। ठीक है। और सिमिलरली अगर कल के दिन प्रॉब्लम ले लिया मैंने 1 क्रॉस 3 और ये है 3 क्रॉस 9, तो इसका जो क्या होगा रिजल्ट होगा ये होगा नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट कॉलम एंड सिमिलरली नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स 1 क्रॉस 9। सिमिलरली अगर ये प्रॉब्लम हो सकता है 3 क्रॉस 4 और ये 3 क्रॉस 4। ध्यान देना इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 और 3 मैच करता नहीं दिख रहा है। या फिर मैं ये बोलूं कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कायदे से दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से मैच करता नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट चीज, अगर बाय द वे आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान देना आप क्या बोल रहा हूं मैं, अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मेरे पास एक नेक्स्ट केस है ए स्क्वायर, यार ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आज के बाद से ध्यान देना मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन तभी ही हो पाएगा जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ क्या कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से सेम हो। और एक चीज ध्यान देना, अगर ये दोनों के दोनों सिमिलर मैट्रिक्स हैं तो ये होगा क्या m क्रॉस n और m क्रॉस n का ही होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स आपस में रिपीट कर रहे हैं। और मोर ओवर आपको ये बोला गया है कि भाई ये और ये आपस में मैच करना चाहिए। किसको? इसको आपस में क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। तो ओवरऑल समझ में ये आया मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए अगर ये क्या है बिल्कुल सेम मैट्रिक्स हैं, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो दोनों के ऑर्डर तो सेम ही होंगे। अगर एक 1 क्रॉस 2 का है तो दूसरा भी 1 क्रॉस 2 का है, लेकिन 1 क्रॉस 2 और 1 क्रॉस 2 का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले का नंबर ऑफ कॉलम 2 है और दूसरे का नंबर ऑफ रो क्या है 1 है। तो ओवरऑल ये समझ में आया कि अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, मैट्रिक्स ए को क्या होना पड़ेगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। रिजल्ट अगर बाय द वे चलो मैंने मैट्रिक्स ए को 2 क्रॉस 3 ले लिया तो ये भी 2 क्रॉस 3 होगा, इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैंने इसको 4 क्रॉस 3 ले लिया तो दूसरा भी 4 क्रॉस 3 होगा, इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने पहले को 3 क्रॉस 3 लिया है, दूसरा मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स ए है, 3 क्रॉस 3 होगा, तो इसका रिजल्ट जो आएगा, मान लिया मैंने मैट्रिक्स सी, वो भी कितने का आएगा? 3 क्रॉस 3 का ही आएगा। तो आज के बाद से ये ध्यान ले लेना, a टू द पावर k where k is greater than equals to of 2 and is a natural number। इसका मतलब 2 से ज्यादा 3 4 5 ये तभी ही पॉसिबल है किसी भी मैट्रिक्स का आप रेस टू द पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तभी निकाल पाओगे जब आपका मैट्रिक्स ए जो हो वो क्या हो? एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कीप इन माइंड। बच्चा यहाँ कंफ्यूज करता है, थोड़ा अच्छे से इसको कोरिलेट नहीं कर पाता, तो आज के बाद से ध्यान देना कि कायदे से अगर बाय द वे आप किसी भी मैट्रिक्स का रेस टू द पावर 2 3 4 का मतलब क्या होगा? आप उसको उसी मैट्रिक्स से रिपीटेडली क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए स्क्वायर का मतलब 2 बार, ए क्यूब का मतलब 3 बार, ए टू द पावर 4 का मतलब 4 बार। लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो तभी होगा ना सेम मैट्रिक्स का सेम मैट्रिक्स से, जब उनका ऑर्डर ही सेम हो, कंप्लीटली सेम हो। लेकिन ऑर्डर सेम होने के लिए भी अब बेसिक रिक्वायरमेंट ये हो गई है कि इसको क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। सो आज के बाद से ध्यान देना ये। तो आपने इस टाइप के स्ट्रक्चर पढ़े हैं आइडेम्पोटेंट में, नीलम्पोटेंट में, तो कहीं ना कहीं देख के समझ में आता है कि आइडेम्पोटेंट हो चाहे नीलम्पोटेंट मैट्रिक्स हो, उन सब की रिक्वायरमेंट या पीरियोडिक मैट्रिक्स हो, सब की रिक्वायरमेंट है मैट्रिक्स ए का पावर लेना, रेस्ट टू 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो यहां ये समझ में आता है कि वो जितने भी मैट्रिक्स थे ना, नीलम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट, पीरियोडिक, दे हैड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दे हैड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इज दैट पार्ट क्लियर? नेक्स्ट, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करते दिखेगी आपकी
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशंस। ध्यान देना, कभी भी आप ए बी इज इक्वल्स टू बी ए नहीं लिख सकते। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट फॉलो, लॉ नॉट फॉलोड, नॉट फॉलोड, दूर दूर तक नहीं। हाँ, लेकिन अब ये है कि कुछ स्पेसिफिक केस में आपको ये दिख सकता है कि ए बी, सर तो मेरे पास बी ए आ गया, कुछ स्पेसिफिक केस में देख सकते हैं, बट इन ब्रॉड सेंस दे डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स in general you cannot write AB is equals to of BA, but in a specific condition it could be, but we are talking about the complete case. Incomplete आप AB को BA के बराबर नहीं लिख सकते। रीजन भी है, अगर AB, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैट्रिक्स A है 2x3 का और मैट्रिक्स B है 3x4 का, तो ए बी तो पॉसिबल है इसका, क्यों, तीनों तीन मैच कर रहे हैं। लेकिन जब बी ए लिखेंगे तो ये कितने का है भैया, 3x4 का है, और ए कितना है, 2x3 का है, तो इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं। तो आप बोल कैसे सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए? भाई एक का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था और दूसरे का पॉसिबल ही नहीं था, तो यार भाई मैं इस चीज को बिल्कुल दूर दूर तक क्या करूंगा, बगल करूंगा कि कायदे से ए बी इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ बी ए। नेक्स्ट, फिर से बात करता हूं मैं, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है या नहीं? एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। एसोसिएटिव लॉ से सच मेरे को कोई एलर्जी नहीं है। दैट मीन्स अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी और सी, आपने पहले बी और सी का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया या ए और बी का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया, एज सच यू विल नॉट गेट एनी डिफरेंस इन इट। यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। और लास्ट में मैं बात कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी डिस्ट्रीब्यूशन किन टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ एडिशन, लाइक ए विद इन अ ब्रैकेट बी प्लस सी। तो इसको मैं लिख सकता हूं बी ए प्लस ए सी। लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकता। ध्यान देना भाई मेरे, ए लेफ्ट में है, बी से मल्टीप्लाई करेगा तो ए ही लेफ्ट में होगा और बी ही राइट में होगा। अगर आपने इसको इन्वर्ट कर लिया, इसका मतलब आप कम्यूटेटिव को क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं अलाउ कर रहा हूं, लेकिन आपको कम्यूटेटिव को वायलेट नहीं करना है। तो यहां से भी क्या समझ में आया आपको? डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द एडिशन इज पॉसिबल, हियर कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट गेटिंग फॉलोड। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। एग्जांपल था बाय द वे ए बी सी है इज इक्वल्स टू डी, तो यहां से बी की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ए को रिमूव करने के लिए वो कहां होगा, लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? देखो जैसे बच्चा क्या करता है, मैंने आपको इनवर्स में भी कैलकुलेट कराने की कोशिश की थी। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है बी सी इज इक्वल्स टू ऑफ ए, तो सी जान निकालोगे कितना होगा, ए के नीचे बी बिल्कुल नहीं आएगा भाई। मैट्रिक्स में एज सच कोई भी डिवीजन का कंसेप्ट नहीं होता। ध्यान देना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो होता है लेकिन डिवीजन नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता। यहां होगा क्या, ध्यान देना, अगर आपको मैट्रिक्स सी निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी इनवर्स और बी इनवर्स का किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कहां, लेफ्ट मैट्रिक्स में और राइट मैट्रिक्स में। चलिए करते हैं। बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ बी से, और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपको स्ट्रिक्ट क्या करना होगा, ऑर्डर फॉलो करना होगा। बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर लेफ्ट में हुआ है तो यहां भी लेफ्ट में होगा इनटू ए। ये क्या हो चुका होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से रिजल्ट आएगा सी, और ये होगा बी इनवर्स ए। तो ये ध्यान देना मेरे भाई, यहां से मैंने अगर बाय द वे सी की भी वैल्यू निकाली है तो यहां एक्चुअली में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का डिवीजन नहीं हुआ है। यहां सी निकालने के लिए भी आपने बी से क्या किया है, एक अनदर मैट्रिक्स बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन किया है, और ए से भी एक अनदर इनवर्स मल्टीप्लिकेशन ही किया है, इनवर्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही किया है, और यहां से सी इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए निकला है। अब ऐसा नहीं कि बच्चा इसको बी को नीचे पहुंचा दिया, बोले सर मैट्रिक्स ए डिवाइड बाय, अरे भाई डिवीजन नाम की कोई चीज नहीं होती मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिए सब्सट्रैक्शन हो सकता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई डिवीजन नहीं होगा। सो यू कैन नॉट राइट दिस एज ए बी इनवर्स, नो नॉट एट ऑल। अगर आप कर रहे हैं इसका मतलब आप अगेंस्ट द कम्यूटेटिव लॉ जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल लिया बाय द वे, मैंने लिया है 1 2 3 4 2 1 4 2 1। ये कितने का है, 2x3 का मैट्रिक्स है विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ लेट्स से 1 0 1 2 1 2 2 1 2। इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल है भैया। क्यों है पॉसिबल? क्योंकि ये और ये मैच कर रहे हैं, बस यही जानना है मेरे को। और इसका जो नया रिजल्ट बनेगा आप उसको पहले देख लो कितने का है,
3 और 3 क्या हो चुके होंगे, बैलेंस हो चुके होंगे। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2 क्रॉस 2 का। कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट। तो चलिए सबसे पहला एलिमेंट जो होगा आपका 1 1 लोकेशन। 1 1 का मतलब ये है कि ये पिक करेगा, ध्यान देना, 1 1 का मतलब है ये पिक करेगा पहले मैट्रिक्स का पहला रो, और दूसरे 1 का मतलब ये 1 1 होगा ना, A11 B11 C11 कुछ भी लिख लो। 1 1 का मतलब है ये पिक करेगा पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, और उनका क्या करेगा, रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन करेगा। मतलब कि आपको पकड़ना है 1 2 3 और 1 0 1, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 1 जा 1, 2 0 2, 3 1 जा 3, पुट टुगेदर इज अ 1 प्लस 0 प्लस 3, इट बिकम्स 4। ये मुझे लगता है सब लोगों को आता होगा, लेकिन कंफ्यूजन होता है करके मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया। अब आप पहुंच चुके हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट किसका रो, पहले मैट्रिक्स का, सेकंड किसका कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का। अब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, तो अभी तक इनका एडिशन करेंगे तो कितना होगा, 2 + 2 4 एंड 3 2 जा दैट्स गोना बी 6, तो 4 + 6 कितना होगा, 10 होगा, 10 होगा। अब आ गए आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब पहले मैट्रिक्स का आप सेकंड रो पकड़ेंगे और सिमिलरली दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे, उनका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन होगा और उनको ऐड करेंगे। 4 1 जा 4, 0 1, इट बिकम्स 5, इट बिकम्स 5। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। 4 2 जा 8, 2 दैट इज लिख लेते हैं, ये 4 2 जा कितना होगा, 8 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2, इट बिकम्स 12। और ये है आपका रिजल्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ध्यान देना, तो ये जो 4 आया है ये क्लियर है कैसे आया है 4, ये 4 आया है 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन। 4 अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 गॉट मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस 2 गॉट मल्टीप्लाइड विद 0 प्लस 3 गॉट मल्टीप्लाइड विद 1। सिमिलरली जो 10 आया है, 10 कौन सी लोकेशन पे था भाई, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, तो इसका मतलब आपने पिक किया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इनका कनेक्टिंग क्या किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन किया, 1 × 2 2 × 1 प्लस 3 × 2। सिमिलरली आपने किया किसके लिए, 5 के लिए भी और 12 के लिए भी। थोड़ा ध्यान देना इसमें, बच्चा कई बार मिस्टेक कर जाता है कि मल्टीप्लिकेशन किसका हो। याद करके चलो मेरे भाई, जो भी लोकेशन होगा आप उसको क्लीनली देखो, उसके रिजल्ट का लोकेशन सबसे पहले आप मार्क करोगे कितने कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है। आप जाओ उसके रिस्पेक्टिव लोकेशन में, जैसे इस लोकेशन पे पहला रो पहला कॉलम, आप पहले मैट्रिक्स का पहला रो सिलेक्ट करो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम सिलेक्ट करो और उनका इंटरकनेक्टिंग मल्टीप्लिकेशन करो, और जो रिजल्ट आता है इंटरकनेक्टिंग मल्टीप्लिकेशन के बाद उनका एडिशन करो, तो इससे कहानी थोड़ी आसान हो जाएगी। क्यों बोल रहा हूं, मैंने एक चीज ध्यान दिया है कि अगर आपका मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है और उसके बाद अगर दो मैट्रिक्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन पूछ लिया गया है तो बच्चा थोड़ा से की फील करता है ये वैल्यू निकालने के लिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ऑर्डर क्लियर रखो, ऑर्डर के बाद जाओ आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स में और एलिमेंट के लोकेशन से आप पिक करो रो और कॉलम। पहला एलिमेंट होगा पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, उनका रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में आपको क्या करना है, रिजल्ट इवैल्यूएट करना है। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जांपल देख लेता हूं मैं। 1 2 और ये है बाय द वे 2 0 1 1, तो ये है 1 क्रॉस 2 का और ये है 2 क्रॉस 2 का। तो रिजल्ट क्या होगा, पहले ये देखो इस टाइप के मिस्टेक जनरली होते हैं बच्चों के। सबसे पहले मैं बोलूंगा टेक और टॉक अबाउट इट्स रिजल्ट। व्हाट्स गोना बी द रिजल्ट ऑफ इट, 2 and 2 बिकम्स कॉमन, सो रिजल्ट हैज टू बी इक्वल टू ऑफ 1 क्रॉस 2। इसका मतलब एक रो होगा और कितने होंगे, 2 कॉलम होंगे। इस लोकेशन के बारे में बात करूं, इस लोकेशन की अगर आप वर्ड देखते हैं तो 1 1, इसका मतलब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम और इनका रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में एडिशन। 1 2 जा दैट्स अ 2 प्लस 2 0 is gonna be 0, result is simply gonna be 2. Similarly 1 1 जा that's a 1, 2 1 जा that's a 2, put together it's nothing but 3। तो इसका रिजल्ट जो आया वो कितने का आया, 1 क्रॉस 2 का। ठीक है, अगर मैं ये देखूं आपके पास एक मैट्रिक्स है A M क्रॉस N और B N क्रॉस K, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली पॉसिबल है बिकॉज दे आर मैचिंग, तब इसमें कितनी बार आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये
और कितनी बार एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा समझ के देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, आप एक एलिमेंट पे फोकस करो। एक एलिमेंट पे आपको ये पता चल चुका है ना कितनी बार एडिशन और कितनी बार मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होगा। तो मुझे तो पता है ना कितने ऐसे एलिमेंट होंगे आपके पास, है सच कितने एलिमेंट होंगे, m क्रॉस k। इस टाइप के प्रॉब्लम अगर गेट में पूछ लिए गए कितनी बार मल्टीप्लिकेशन और कितनी बार एडिशन करना पड़ेगा, ध्यान देना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं ऊपर का, कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा है एक कंपोनेंट को विड्रॉ करने के लिए, कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, ध्यान देना। 1 into 1 फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, 2 into 0 सेकंड मल्टीप्लिकेशन, 3 into 1 व्हाट नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। कितनी बार करना पड़ा, ध्यान देना, कितनी बार करना पड़ा, 3 बार करना पड़ा। वो बताएगा कौन, n बताएगा। तो मल्टीप्लिकेशन एक एलिमेंट में कितनी बार परफॉर्म करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट रो और नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। एडिशन कितनी बार परफॉर्म करना होगा, एक बार कम। अगर बाय द वे आपके 3 मल्टीप्लिकेशन हुए हैं तो एडिशन जो होंगे वो केवल कितनी बार होंगे, 2 बार होंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन 5 बार होता तो एडिशन कितना बार होता, 4 बार। तो एडिशन कितनी बार होगा, n-1 टाइम्स। तो टोटल ये कंप्लीट मैट्रिक्स को रिट्रीव करने के लिए नंबर ऑफ टाइम द मल्टीप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड, एक एलिमेंट को निकालने के लिए कितना है, n है। और ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट हैं आपके पास, m क्रॉस k। इतनी बार आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होगा। और एडिशन कितनी बार परफॉर्म करना होगा, ये परफॉर्म करना होगा n-1 इंटू m क्रॉस k। इसके में ये ध्यान देना है, इस तीनों के तीनों कैलकुलेशंस के कुछ मैं न्यूमेरिकल्स लेने की कोशिश करूंगा, आगे प्लान करूंगा। तो मेरे हिसाब से अभी तक के लिए बस है। सो हियर वी टॉक्ड अबाउट द मैट्रिक्स इक्वालिटी, देयर आफ्टर वी टॉक्ड अबाउट द मैट्रिक्स एडिशन सब्सट्रैक्शन, देयर आफ्टर वी टॉक्ड अबाउट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कीप इन माइंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डिवीजन एट ऑल। मुझे लगता है एक फेयर इनफ आइडिया आपको आ गया होगा, बट न्यूमेरिकल से थोड़ा और समझेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।